दोस्तों, बातें करने के लिए मुद्दे तो बहुतेरे हैं। और जिस तरह से भारत का लोकतंत्र चल रहा है, जिस तरह से बिहार का चुनाव और उसके रिजल्ट और उसकी जो व्याख्या आप देख सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, कैसा रिजल्ट आया, क्या और किस तरह लोकतंत्र में खुलेआम सरकारी धन का उपयोग करके वोटों की खरीद बिक्री की गई है। इस तरह के जो आरोप लग रहे हैं और सब नतीजों को किस तरह आश्चर्यजनक ढंग से प्रभावित किया गया। ये सीधे सीधे वोटरों को प्रलोभन देकर, पैसे देकर, लालच देकर वोट खरीदने का मामला भी बन जा रहा है। और वोट चोरी के प्रयास जैसे भी कई सारी बातें आपके सामने आई। कहीं ईवीएम बदलने की कोशिश करने का भी आरोप आया, सीसीटीवी बंद हुए और बहुत सारी बातें। लोकतंत्र के लिहाज से चिंताजनक, पारदर्शिता का अभाव और जिस तरह जनमत की चोरी की जा रही है, जिस तरह वोटरों की आस्था पर प्रहार करने की कोशिश की जा रही है, बेहद चिंतनीय। अगर चुनाव आयोग पारदर्शिता के साथ, स्पष्टता के साथ चीज़ों को बराबर दर्शाता नहीं रहा, प्रदर्शित करता नहीं रहा, आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन हो रहा था, सरकारी धन लोगों में बांटे जा रहे थे महिलाओं के नाम पर, रोजगार के नाम पर, और फिर उसी बीच ये भी प्रचारित किया जा रहा था कि ये सारे पैसे जो दिए जा रहे हैं इन्हें लौटाने की ज़रूरत नहीं है, इनमें कोई सूद नहीं लगेगा। जबकि नीति के तहत जब महिला रोजगार योजना शुरू की गई और उसका आवेदन लिया गया तो कहा गया कि ये 10,000 रुपये आपको रोजगार शुरू करने के लिए दिए जा रहे हैं और इस पर सूद भी लगेगा और ब्याज भी लगेगा, ब्याज सहित आपको लौटाना होगा, इसका हिसाब किताब देना होगा, आपने कौन सा रोजगार शुरू किया नहीं किया, उसकी पूरी बातें आपको बतानी होगी। पूरी स्पष्टता के साथ आपको बाद में उसे दिखाना होगा कि इस पैसे का आपने क्या किया, किस कारोबार में लगाया, किस रोजगार को शुरू किया और फिर उसमें क्या आपको प्रगति चल रही है। उसी आधार पर उन्हें आगे फिर से और ज़्यादा रकम देने की बात कही गई थी। तो स्पष्ट था। और इस बीच जब चुनाव के बीच भी पैसे बांटते चले जा रहे थे तो सरकार द्वारा पैसे खाते में भेजे जा रहे थे, तो उस समय आपत्ति जताई जा रही थी कि अब तो आचार संहिता लागू है, अब तो बंद किया जाए, बाद में किया जाएगा अगर करना होगा तो ऑन गोइंग पुरानी योजना कहकर 2-5 दिन पहले इन्होंने घोषणा की और फिर उसे पुरानी योजना बताकर उसके पैसे वोटिंग के दौरान भी खाते में भेजे जाते रहे, महिलाओं के खाते में भेजे जाते रहे। और फिर बीच में कहा गया कि इस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा, इसे लौटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसी के लिए। ये तमाम तरह की बातें सरकारी तौर पर विज्ञापन देकर प्रचारित की जा रही थी और पार्टियों की तरफ से भी प्रचारित की जा रही थी विज्ञापन देकर लोगों के बीच, ताकि महिलाओं को ये आश्वस्त हो जाए कि वे इन पैसों का कुछ भी कर सकते हैं, उनके पास कोई बाध्यता नहीं है, पुराने नियम जो बताए गए उनका कोई मतलब नहीं है। और इस तरह से एक तरह से इन्हें लोगों ने इस तरह से लिया कि ये हमें वोट देने के लिए बतौर पेशगी मिला है और बाकी एक बयाना के तौर पर आपको 10,000 रुपये मिला है, आप वोट दीजिए। और फिर वोट देने के बाद अगर सरकार आपने बना दिया सरकार, तो फिर आपको आगे लाभ मिलेगा या जो भी होगा आगे तय किया जाएगा, आगे देखा जाएगा और अब देखा ही जाएगा इन्होंने जो कहा उस पर कितना अमल होता है। तो खैर ये तो बात की बात है। और उसके बाद इस तरह से वोटों की खरीद बिक्री की गई। 1-1.5 करोड़ वोट महिलाओं के सीधे सीधे वोट देकर मैनेज किए गए। उसी तरह चुनाव से पहले इन्होंने
पेंशनधारियों के पेंशन में बढ़ोतरी की और कुछ तरह के कार्यकर्ताओं के भी मानदेय में वृद्धि की, जो कि बिल्कुल गलत था। जब चुनाव की घोषणा 5-10 दिन में होने वाली हो, इस समय इस तरह के निर्णय लेना है, इस तरह के अधिकार, इन्हें तो 6 महीने पहले से प्रतिबंधित कर देना चाहिए। अगर आचार संहिता ऐसी रहेगी कि आज चुनाव की घोषणा करेंगे तभी, इससे पहले ही जब कार्यकाल समापन का हो उससे 6 महीने पहले ही इनको इस तरह की लोक लुभावनी योजनाएं और इस तरह पैसे के बंटवारे और सीधे सीधे वोटरों को या मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए इस तरह से सरकारी धन का दुरुपयोग करने की सारी व्यवस्थाओं पर प्रतिबंध लगवा देना चाहिए, ताकि लेवल प्लेइंग फील्ड बन सके और चुनाव सही तरीके से, बिना किसी प्रलोभन के, निष्पक्ष तरीके से, पारदर्शिता के साथ संचालित किए जा सकें। लेकिन यहाँ आपने देखा होगा वर्ष 2019 के लोकसभा के चुनाव के पहले भी मात्र 2-4 महीने पहले इन्होंने इस तरह से योजना बनाई कि किसानों के लिए 2-2 हज़ार रुपये करके 6,000 रुपये साल भर में दिए जाएंगे, 3 किस्त में 2-2 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। और इस तरह से करोड़ों किसानों के खाते में अचानक से पैसे डालने शुरू कर दिए और वोटिंग हो गई। वोटिंग हुई, रिजल्ट इनके पक्ष में आया। उस समय पुलवामा की घटना के दौरान इन्होंने सेना का भी उपयोग अपने चुनाव प्रचार के लिए किया और पाकिस्तान पर हमले का जिक्र करते हुए। और इस तरह बिहार में भी आपने देखा किस तरह के गड़े गड़े मुर्दे उखाड़ कर ये चुनाव लड़ रहे थे। इनके पास कोई मुद्दा था नहीं। 10-5 हज़ार रुपये देने 20 साल के बाद कि जो इनकी रणनीति रही वो तो गलत थे। इनके मुद्दे भी पुराने और बिल्कुल बेकार फालतू से मुद्दे थे और इनके पास कहने को कुछ नहीं था। न तो घोषणा पत्र में कोई इस तरह की बात कही गई जिससे आमूलचूल परिवर्तन की बात हो रही हो, जैसे पलायन या रोजगार का जो संकट है, या बिहार की जो मूल समस्या है, या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की जो इनकी पुरानी बातें और मांगे और घोषणा पत्र रहे हैं, उस पर कोई भी बात कीजिए। और नहीं, अभी चुनाव जीतने के बाद कोई भी राजनीतिक दल, जदयू का ही ये विशेष राज्य का मुद्दा था, लेकिन जदयू के नेता इस तरह अब धराशायी नज़र आ रहे हैं कि अब तो और वो इस तरह की कोई बात नहीं कर पाएंगे। जब समय था नीतीश कुमार के पास, तब भी उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। इतने सालों तक ये राजग गठबंधन में लटके पड़े रहे, लेकिन इन्होंने इस मुद्दे पर जोर नहीं दिया। केंद्र से अपनी बात मनवाने में नाकाम रहे। और मनवाना क्या, इन्होंने तो कभी मुद्दा उठाया ही नहीं, कभी कहा ही नहीं, कभी इस बारे में प्रधानमंत्री से या किसी और मंत्रालय से, वित्त मंत्री से इस संदर्भ में व्यापक चर्चा का दौर भी नहीं चलाया। जबकि ये इतने सालों से एनडीए में ही है और यही इनका कोर मुद्दा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे, क्योंकि बाकी बहुत सारी बातें, बिहार में महिलाओं को आरक्षण, बिहार के पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को भागीदारी देना, ये तमाम मुद्दे तो इनके हाथ में थे और इन्होंने कर दिखाए। और एक शराबबंदी का जो मामला था, ये भी इनके हाथ में था, इन्होंने कर दिखाया। लेकिन जो इनके हाथ में नहीं था और जो इनको गठबंधन से करवाना था राजग एनडीए में रहने के दौरान, और इसीलिए ये बार बार एनडीए में जाते भी रहे और लगभग ज़्यादातर समय एनडीए में ही बिताया। इसके बावजूद इन्होंने न तो कभी इस तरह के मुद्दे को उठाया और न ही इस दिशा में कोई आंदोलन खड़ा किया या कभी इस तरह की बातें की। जबकि विशेष राज्य का दर्जा अगर आज की तारीख में किसी भी राज्य को चाहिए तो सबसे उपयुक्त राज्य बिहार है, जिसके पास 12-13 करोड़ से अधिक की आबादी है और सभी तंगहाली, मजबूरी और गरीबी और जहालत की ज़िंदगी में लगभग पूरी आबादी पड़ी हुई है। लोग किस तरह से अपने जीवन की रक्षा कर रहे हैं, किस तरह से अपने जान माल की रक्षा कर रहे हैं और किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं तंगहाली में, गरीबी में, परेशानी में।
और जहाँ तहाँ परिवार बिखर जाता है। कहीं कोई कहाँ पलायन करके काम कर रहा है, कोई कहीं, और वहाँ भी उसे न तो ढंग से पैसा मिलता है, न ढंग का व्यवहार मिलता है, न कुछ और न सुरक्षा, न नौकरी की सुरक्षा है, न जान माल की सुरक्षा, और न आमदनी की कोई रक्षा सुरक्षा की व्यवस्था। इस तरह की व्यवस्था में और इस तरह की चीज़ों के बीच बिहार के लोग जहाँ तहाँ पड़े हुए हैं। और अब